मैंने आपको कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और अमीन की डिग्री निकालना सिखाया था। यहाँ रिंग कार्बन कार्बन से बनी है, होमोजाइक्लिक। रिंग के बाहर क्या है हमें मतलब नहीं है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से नंबरिंग चालू करनी ना। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं तो वो एनहाइड्राइड बन जाता है। ऑक्सो कब होता है, जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में शामिल हो जाए। एक स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993 बताया था, जिसमें याद है वो बताया था, आलिया भट्ट वाली बात बताई थी, मेरा बर्थडे वाली बात बताई थी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने एक समरी लेक्चर, एक वन शॉट लेक्चर रखा है IUPAC नेमिंग का। जैसा कि आपसे वादा किया था, जो भी 12-13 लेक्चर में आपको IUPAC पढ़ाई गई है उसको 1 या सवा घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कराने का ठेका अपन ने लिया है, तो वो आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। इस लेक्चर के माध्यम से आप वो रिवाइज कर सकते हो। आप ही के नोट से एकदम कंसाइज करके नोट्स बनाए गए हैं और आप इस पूरे लेक्चर को बस सुनेंगे, है ना, अच्छे से सुनेंगे, नोट्स आपके पास आएंगे। अब इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। बेसिकली इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, है ना। आज अपने को IUPAC का पूरा वन शॉट समरी लेक्चर देख रहा है गुड्डू। बॉन्ड का कैलकुलेशन सिखाया था कि दो एटम के बीच में कभी भी एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई। थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ये वाला, इस एग्जांपल को कैसे आपको सॉल्व करना है। जब भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो बता रहा हूं। आपको चौड़ में सॉल्व करना है। चौड़ में चौड़ कैसे निकालनी है, ऐसे कार्बन वार्बन नहीं लिखने। बस आपको क्या करना है, पहली बात तो गोले का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे आप इस तरह से पाई बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड बना लिया आपने, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी 3 वैलेंसी है तो यहां पे चौथा हाइड्रोजन, मतलब आपको सारे हाइड्रोजन खोल के लिखने हैं, क्योंकि हम जो भूलते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए सारे हाइड्रोजन खोल के लिखने हैं। अब सिग्मा और पाई काउंट करने हैं तो पहले पाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 6 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। जहां जहां भी डबल दिख रहे हैं ना वो सारे पाई बॉन्ड है, तो 6 तो आपके पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं वो देख लो, 6 तो इस रिंग के आ रहे हैं, 6 इसके होते, लेकिन इसमें से ये वाला कॉमन आ गया, तो 6 इसके और 5 इसके, 11 तो सिग्मा ही हो गए। फिर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन, और एक ये 7वां और एक ये 8वां, यानी कि कितने हो गए, 11 + 8 19, 19 और ये 6, और 19 डिवाइड बाय 6 तो ऐसे ही, मतलब वो तो सिग्मा बाय पाई करने के लिए, ठीक है ना। कैसे किया, सारे चौड़ में लिख दिए, वो हाइड्रोजन नहीं दिखते उसको चौड़ में लिखना था। 6 इसके, 5 इसके, 4 5 6 और 7 8, ठीक है ना, इस तरह से गिनना था। फिर नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें कार्बन की बात करनी है तो हमारे काम का सिर्फ S और P है। जब अपन एक S और 3 P को आपस में मिक्स करेंगे तो sp3 बनेगा, एक S और 2 P को मिक्स करेंगे तो sp2 बनेगा, एक S और एक P को मिक्स करेंगे तो sp बनेगा। जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स कर रहे हो उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे आपने एक तो S और 3 P लिए, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया है, तो sp3 कितने बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे। यहां sp2 कितने बनेंगे, 3 sp2 बनेंगे। यहां sp कितने बनेंगे, 2 sp बनेंगे। अगर सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 है, और अगर 2 पाई बॉन्ड है, जैसे इस कार्बन से देखोगे तो 2 पाई बॉन्ड लगे हैं, तो ये क्या होगा, sp। सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं अपन, रिवीजन कर रहे हैं। सारे सिग्मा sp3, एक पाई sp2 और 2 पाई क्या होगा, sp। sp3 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। sp के लिए लीनियर होती है और 180 डिग्री आपका एंगल होता है, ठीक है ना दोस्त। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका आप इनऑर्गेनिक पे पढ़ते हो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसकी वैल्यू अगर आपकी 4 आ रही है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3 आ रही है तो sp2 होगा, 2 आ रही है तो sp होगा। ये क्लास में भी बताया था आपको कि 4 कैसे कैसे आ सकती है, चारों सिग्मा हो जाए 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा हो जाए 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा हो जाए 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा हो जाए 3 लोन पेयर। उन सबके केसेस लिखे हुए हैं, चारों सिग्मा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये भी sp3, 1 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये भी sp3। एक यहां पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के ट्राई करो। इसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है हर एक कार्बन का, ठीक है। सारे सिग्मा sp3, एक पाई sp2, 2 पाई sp। फटाफट से तुरंत पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके करना बेटा, तुरंत तुरंत तुरंत। देख इस कार्बन से, देख इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से और एक और है, तो ये कैसा होगा आपका sp3।
इस कार्बन से 2 सिग्मा दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन में सिग्मा है, ये भी कैसा होगा sp3। इस कार्बन से 1 पाई है, ये कैसा होगा sp2, 1 पाई है sp2, एक सारे सिग्मा sp3, 2 पाई sp, 2 पाई sp और यहां पर सारे सिग्मा sp3। इस तरह से बेटा अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं कैसे कैसे करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मैंने आपको कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और अमीन की डिग्री निकालना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उस बात पे कार्बन की डिग्री डिपेंड करती है। अगर कार्बन से 1 कार्बन तो 1 डिग्री, कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच तो 2 डिग्री, कार्बन से 3 कार्बन तो 3 डिग्री, कार्बन से 4 कार्बन तो 4 डिग्री आपका कार्बन हो जाएगा। और 5 हो नहीं सकती कार्बन की वैलेंसी, इसलिए 5 डिग्री हो नहीं सकता। यहां पे ये कार्बन देखोगे तो 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 3 डिग्री और ये 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 4 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री इज नॉट रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रहे। कैसे? यहां पर आप देखोगे तो ये कार्बन जो है sp3 है, सारे सिग्मा है। ये कार्बन कैसा है? sp2 है क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री है। 1 डिग्री वाला sp3 भी हो सकता है, 1 डिग्री वाला sp2 भी हो सकता है। तो कार्बन का मतलब डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो भी वो 1 डिग्री माना जाएगा, उसको सुपर 1 डिग्री भी बोल देते हैं या 1 डिग्री भी बोल देते हैं, 0 डिग्री कुछ नहीं होता। हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं? कौन सी डिग्री के कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन से आपका कुछ नहीं अटैच हो सकता क्योंकि 4 डिग्री से चारों ही कार्बन जुड़े होते हैं और कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी हो नहीं सकती। फिर बात करते हैं अल्कोहल की, एग्जैक्टली सेम एज हाइड्रोजन की डिग्री। कौन सी डिग्री के कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा है? अगर 1 डिग्री कार्बन से आपका OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पे देखो ना, ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। बेसिकली हमें किसकी डिग्री निकालनी है? कार्बन की। जो कार्बन की डिग्री होगी वही आपकी अल्कोहल की हो जाएगी। बस 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन से सारे ही कार्बन अटैच है। 4 कार्बन अटैच है तो OH अटैच ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये बता दिया था मैंने आपको, पहले रिवाइज करवा रहा हूं। अमीन की डिग्री, इस बार नाइट्रोजन नेता है। नाइट्रोजन क्या है? नेता है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उस बात पे अमीन की डिग्री निर्भर करती है। अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन। यहां देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 ही कार्बन जुड़ा है इसलिए भी 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन से आजू बाजू में 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3 तो 3 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन से चारों तरफ कार्बन जुड़ जाते हैं तो फिर वो अमीन नहीं, वो अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर प्लस आ गया। ऐसे करके समझाया था मैंने आपको, NH4+ Cl-, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। अब ये 4 हाइड्रोजन की जगह 4 कार्बन हो गए तो 4 कार्बन होने की वजह से वो क्वाटनरी हो जाएगा और N पे प्लस आने की वजह से वो अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? ये अमीन की डिग्री है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था एक ओपन चेन होता है, एक साइक्लिक होता है। साइक्लिक को क्लोज भी बोल सकते हैं। ओपन चेन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं? सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड वाले, एल्केन आ जाएंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड, ओपन चेन और सिग्मा बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कौन आएगा? आपका एल्कीन और एल्काइन आएगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। ये तो ओपन वाले की कैटेगरी हो गई। क्लोज चेन वाले में कौन कौन आते हैं? एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। मेजर कैटेगरी तो ये है। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिनमें रिंग केवल कार्बन से बनी होती है, रिंग एक ही टाइप के एटम से बनी होती है। रिंग के बाहर क्या है कुछ मतलब नहीं है, मुझे लगा दो रिंग के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो रिंग कार्बन कार्बन से बनी है, होमोसाइक्लिक। यहां रिंग कार्बन कार्बन से बनी है, होमोसाइक्लिक। यहां रिंग कार्बन कार्बन से बनी है, होमोसाइक्लिक। रिंग के बाहर क्या है हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहां रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा एटम, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इस तरह के एलिमेंट्स जो कार्बन के अलावा हैं वो रिंग का फॉर्म करने में पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, तो वो कंपाउंड आपके कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। दिस इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ रहा है। होमोसाइक्लिक फिर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइडेड है।
एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कम से कम रिंग में एक sp3 एटम आता हो, एक sp3 एटम। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें सारे sp2 या sp होते हैं। फिर एरोमेटिक बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड होते हैं। बेंजीनोइड वो जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी है, नॉन बेंजीनोइड वो जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं है। सेम होमोसाइक्लिक का कैटेगरी है, सेम हेट्रोसाइक्लिक के कैटेगरी है, ठीक है ना। ये सब बता रखा है, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। अभी मेरा फर्ज क्या है, याद दिलाने का फर्ज है, ठीक है ना। दिस समरी लेक्चर इज फॉर याद दिलाना, है ना। एलिसाइक्लिक जिसमें कम से कम रिंग में एक sp3 एटम हो, कम से कम एक sp3 एटम होना चाहिए। जैसे यहां पे देखोगे तो ये होमोसाइक्लिक है, पहली बात तो सारे कार्बन है, और sp3 आपको निकालना आता है, चारों सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। देखो यहां पर भले कितने ही पाई बॉन्ड आ रहे हो, हमें तो एक कार्बन sp3 चाहिए, मिल गया। ये भी होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, बाकी एग्जांपल आप देख सकते हो। फिर हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक में रिंग जो है वो तो हेट्रोसाइक्लिक है, ऑक्सीजन आ रहा है और एक एटम sp3 होना चाहिए, आ रहा है। ऐसा सब में हो रहा है। एरोमेटिक फिलहाल के लिए जब तक अपन जीओसी नहीं पढ़ लेते तब तक अपन कैसे करेंगे कि सारे रिंग में एटम sp2 या sp होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, या तो sp2 या sp। जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी वो बेंजीनोइड, जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं, जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं वो नॉन बेंजीनोइड। और होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक आपको पता ही है, इसकी शक्ल बेंजीन जैसी बेंजीनोइड, इसकी शक्ल बेंजीन जैसी बेंजीनोइड, इसकी शक्ल बेंजीन जैसी बेंजीनोइड। लेकिन इसकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड होगा। इसी तरह से इसकी शक्ल बेंजीन जैसी, इसकी शक्ल बेंजीन जैसी बेंजीनोइड, ये नॉन बेंजीनोइड है। ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम आ रहे हैं। इनके नाम याद होने चाहिए, दिस इज फिनॉल, दिस इज एनिलीन, दिस इज ट्रोपोन। ये पिरिडीन है, ये मेलामाइन है, मेलामाइन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। दिस इज पाइरोल, दिस इज फ्यूरान, दिस इज थायोफिन। मैंने वही एग्जांपल लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्त। फिर अपन ने बात करी थी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की। मैंने बताया था दो केस, बहुत सारे बताए थे लेकिन काम के दो हैं। पहला तो कौन सा है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो उस केस में आप क्या लगाओगे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, जहां पे C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, X हेलोजन है और N नाइट्रोजन है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो आपको ऐसे दिया हो C8H4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपको दे दिया आयोडीन, है ना। और एक काम करते हैं, इसको C8H5 ले लो और यहां पे नाइट्रोजन भी लगा लो, हटाओ, ठीक है ना। अब इसका du निकालना है, लेट अस सपोज। तो कैसे निकालूंगा, du बराबर 8+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 5, हेलोजन कितने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हेलोजन है तो +4, नाइट्रोजन कितना है 1 -1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 9, 5 4 9, और 9 में से गया 8/2 4, तो इसकी du कितनी आ गई दोस्त, 5 आ गई। ऐसे करके du निकालना है फॉर्मूले में लगा के। दूसरा du का फॉर्मूला है कि साक्षात स्ट्रक्चर दे दे, आपको शकल ही बना के दे दे। तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये ले लो, एक अच्छा खासा बड़ा सा एग्जांपल हो जाता है। इस तरह से एग्जांपल ये ले लो, बड़ा सा एग्जांपल है, सही रहता है थोड़ा। अब इसमें देखो, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड काउंट करें तो अपन 1 2 3 4 5 6, 6 तो पाई बॉन्ड है, और एक रिंग ये रही और एक रिंग ये रही। रिंग कितनी है, रिंग है आपकी 2, रिंग कितनी है 2, 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड 6, रिंग 2, तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी 8। इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 8 ड्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। काम की कड़क बात सुनिए, काम की कड़क बात। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ऐसी फैमिली ऑफ कंपाउंड जिनका क्या सेम होता है, एक तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 यूनिट या 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस रखना चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है तो फंक्शनल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है हर एक मेंबर की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली वेरी होती रहती है क्योंकि कार्बन बदलते रहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब जैसे एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O लिखा हुआ है, ठीक है ना, इससे मैं दो सीरीज बना सकता हूं, एक अल्कोहल की एक ईथर की। n की वैल्यू 1 डालूंगा क्या आएगा CH3OH, n की वैल्यू 2 डालूंगा CH3CH2OH, तो यहां से यहां आने में क्या बढ़ गया CH2, फिर यहां से आने में क्या आ गया CH2 का डिफरेंस आ गया। तो ये पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, क्या क्या पूछ सकता है आपसे कि अल्कोहल के चौथे मेंबर में कितने कार्बन, 4 होंगे क्योंकि पहले में 1 है।
ऐसे पूछ सकता है। अल्कोहल का चौथा मेंबर लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं। ये ईथर है। बस आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आना चाहिए। अल्कोहल होता है ROH और ईथर होता है ROR-, मतलब दोनों तरफ कार्बन आने ही चाहिए। तो ईथर को ईथर की इज्जत देने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? पहले मेंबर में 2 कार्बन, दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ेंगे। ये फर्स्ट मेंबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं फोर्थ मेंबर में कितने आने चाहिए? पहले में 1, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो चौथे में कितने आएंगे? 5 आएंगे। बात समझ गए? ये इन दोनों में देखोगे ना, जब आप इन दोनों को देखोगे तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगी नहीं है। क्यों नहीं है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी दोस्त, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब अपन IUPAC नोमेनक्लेचर पे पहुंच चुके हैं। IUPAC एक संस्था है, वो सारी बात मैंने आपको बता रखी है। IUPAC ने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 5 पार्ट्स में नाम डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, एक पार्ट होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखो बहुत शॉर्ट में लेक्चर है, तो एक एक वर्ड कीमती है जो मैं मुंह से निकाल रहा हूं। ठीक है ना? तो प्लीज ध्यानपूर्वक सुने, अटेंटिव रहे। आधे पौने 1 घंटे का लेक्चर है, बिल्कुल अटेंटिव होकर सुने। सोचो ना, 20 घंटे की चीज 1 घंटे में दे रहा हूं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इसी ऑर्डर में नाम को लिखना होता है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? आपका सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पोजीशन, जो पेरेंट कार्बन चेन के अलावा जो भी आइटम होता है ना, वो सब सब्स्टिट्यूएंट होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? कि आपकी पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है या फिर ओपन चेन है। वर्ड रूट क्या बताता है? कि आपकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। 1 आ रहा है तो मिथ, 2 आ रहे हैं तो इथ, 3 आ रहे हैं तो प्रोप, 4 आ रहे हैं तो ब्यूट। तो वो सारा इससे पता चलता है। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? कि आपकी पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इफ सैचुरेटेड देन एन, अगर अनसैचुरेटेड हो तो डबल बॉन्ड की वजह से इन, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन, 2 डबल बॉन्ड आए तो डाइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड आए तो डाइन। 2 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग 2 डिग्री सफिक्स चलते हैं, वो अपन एक साथ देख लेंगे अभी। ठीक है ना? थोड़ी सी देर में। बस ये ध्यान होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक। ठीक है ना? अलग अलग कार्बन की संख्या के लिए अलग अलग यहां पर वर्ड रूट दिया हुआ है। अब मैं जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, मैं सबको एक साथ डील कर रहा हूं। याद है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने अलग अलग डील करके बताया था कि पहले 6 पढ़ो, फिर कॉम्प्लेक्स पे आए थे, फिर डबल बॉन्ड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट पे आए थे, अलग अलग चल रहे थे। अब अपन सारा का सारा माल एक साथ ही पढ़ लेंगे, सारा माल एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है ना? अब आता है ना अपने को चीजें। तो देखो सबसे पहले 2 डिग्री सफिक्स कौन से हैं? सिंपल से, जिसमें सबसे पहला है R, जिसको अल्काइल बोला। 1 कार्बन का हो तो मिथाइल, 2 का हो तो इथाइल। अगर मान लो ये बेंजीन ही आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। शॉर्ट में इसको Me, इसको Et, इसको PH या फाई से लिखते हैं। फिर OR, R जो है वो ऑक्सीजन पे लगाया, मतलब अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे लगाया तो एल्क ऑक्सी। अगर 1 कार्बन का है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी, PH लगाया तो फिनॉक्सी। ऐसे अगर आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे करोगे? हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है? NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, और अगर N3 है तो अजाइडो। ठीक है ना? N3 है तो अजाइडो। ठीक है दोस्त? फिर दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आपके ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था डाल पे डाल, कॉम्प्लेक्स डाल, डाल पे डाल, कॉम्प्लेक्स डाल। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस समरी लेक्चर से पूरा IUPAC मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि मतलब आएंगे ऐसे कि क्या सर हम इस समरी लेक्चर को करके पूरा IUPAC कर सकते हैं क्या, कि हमें पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे? तो एक चाटा मार लेना अपने मुंह पे, अरे बेवकूफ है क्या यार भाई, कैसे कर लेगा? मतलब दिस समरी लेक्चर इज फॉर दोस स्टूडेंट्स जो कि मतलब पूरे लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद उनको ये समरी दी जा रही है। ठीक है ना? बोलो यार हद्दे यार, हलवा है क्या यार? है मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? हद्दे यार। भाई इधर देख, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में मैं चाह के भी सारे कार्बन एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे ये डाल पे डाल लटक रही है। फिर यहाँ पे देख, ये डाल इस पे डाल, तो डाल पे डाल कॉम्प्लेक्स डाल, डाल पे डाल कॉम्प्लेक्स डाल। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक ही मजबूरी है कि जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसको 1 देना पड़ता है, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी करनी पड़ती है। तो जस्ट पेरेंट कार्बन चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1 देना पड़ता है, तो उसको 1 दे दिया, फिर आगे 2 3 अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब इस 1 पे क्या लगा है? अब इसका IUPAC नाम लिखना है। इस 1 पे क्या लगा है? मिथाइल, और ये 2 कार्बन का है तो इथ
1 मिथाइल इथ, लेकिन है तो सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए 1 मिथाइल इथाइल नाम हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 2, मजबूरी है इसको 1 देना, मजबूरी है। 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप, और है तो सब्स्टिट्यूएंट तो आइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल, समझ गए ना आप। इस तरह से डाई मिथाइल, ये पूरा का पूरा बता रखा है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने बताया था मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी ऐसी कहानी है। इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं, और ये 3 कार्बन का इसलिए आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल। ये भी आइसो है, लेकिन टोटल मिला के 4 कार्बन है, इसलिए आइसो ब्यूटाइल। इसको क्या बोलते हैं, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यानी कि ये कार्बन 2 डिग्री वाला है, इसलिए इसको हटा दो, इसको नहीं सोचना। ये कार्बन कैसा है, ये 2 डिग्री वाला है, तो सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस कार्बन को देखोगे 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 3 डिग्री वाला है, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और ये होता है आपका नियोपेंटाइल। ये कॉमन नेम है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है, आपका आईयूपीएसी नेम ज्यादा करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि आईयूपीएसी वालों ने इतनी मेहनत करी है। तो दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आपके ऐसे नजर आते हैं बेटा, ऐसे नजर आते हैं। फिर अगले सब्स्टिट्यूएंट आपके ऐसे आएंगे कि चाहकर भी हम सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में हम उन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, और उनके लिए क्या लिखेंगे। अगर मान लो इस तरह से डबल बॉन्ड, जैसे मैं यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा तो ये 7 कार्बन की आएगी, तो मैं चाह के भी सारे मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में ये डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो खुद मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है। वो कैसे जुड़ा है, खुद मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है पेरेंट कार्बन चेन से, ठीक है ना। अगर आपका डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लिखते हैं एल्कीनाइल से, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्काइनाइल से, और अगर आपका डबल बॉन्ड से ही जुड़ा है तो उसको कैसे लिखते हैं, अल्काइलिडीन से, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, अल्काइलिडीन से। अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहां पर भी वही मजबूरी है, 1 2 पेरेंट कार्बन चेन से जस्ट जुड़े को 1 और फिर 2, तो 2 कार्बन के लिए इथ इन आइल। 3 कार्बन आ गए, तो अब आपको मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 तो प्रोप तो है, और एल्किन का है 2 नंबर पे है, तो प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल। ये साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट नोट्स में सारा लिखो, मैं आपसे कह रहा हूं केवल आप शॉर्ट नोट्स में इतना भी लिख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एल्कीनाइल, एल्काइनाइल, एल्काइलिडीन, बस ये तो मैं बता रहा हूं, मेरे को बताना है इसलिए बताना पड़ रहा है। आप चाहो तो एक एक एग्जांपल लिख सकते हो इसका, ठीक है ना। फिर यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो ये इथाइनाइल हो जाएगा, क्योंकि अल्काइन आ रही है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, मजबूरी क्या इसको 1 देना, प्रोप 2 आइन आइल, ठीक है ना। अब ये पेरेंट कार्बन चेन से खुद ही डबल बॉन्ड से जुड़ा है। याद है मैंने आपको बताया था, इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि मिथाइलिन भी हो सकता है और मिथाइलिडीन भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, बोथ आर राइट। लेकिन 2 कार्बन के लिए एनसीईआरटी ने कुछ बोला नहीं, तो हम तो हमारी मर्जी से चलेंगे ना, इथाइलिडीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इथाइलिडीन। और अगर यहां पर इस तरह से साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता तो क्या बोल देते, साइक्लोप्रोपाइलिडीन, समझ गए आप। तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट थे, ठीक है ना, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट बता दिए। अब गेम देखो आप, अब गेम चलता है पूरी आईयूपीएसी में, 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, और दूसरा उसकी नंबरिंग। अगर आपको ये आता है तो आप किसी का भी आईयूपीएसी नेम बहुत यूं खट 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 लिख दोगे। कैसे लिख दोगे, खट खट खट, समझ गए आप बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्केन दिया हो, पढ़ रखा है सब आपने, मैं याद दिला रहा हूं। अगर आपको एल्केन दिया हो तो एल्केन के केस में आप पेरेंट कार्बन चेन कैसे चूज करोगे वो बता रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एल्केन के केस में सबसे पहले आप क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्बन होने चाहिए। एक एंड से दूसरे एंड आपको सिलेक्ट करनी है, बीच में से नहीं करनी है। अगर मान लो 2 चेन ऐसी आ जाए जिसमें कार्बन की संख्या सेम आ रही हो, तो फिर जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे वो आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप एल्कीन एल्काइन वाला सवाल कर रहे हो, लेट अस सपोज आप एल्कीन एल्काइन वाला सवाल कर रहे हो, तो उस केस में पहले आप इज्जत दोगे मल्टीपल बॉन्ड को। भाड़ में गया कार्बन, भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। मान लो एक पेरेंट कार्बन चेन है 10 कार्बन की और एक पेरेंट कार्बन चेन है 4 कार्बन की, लेकिन 4 कार्बन में आपके 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, 10 कार्बन वाली में एक ही आ रहा है, तो हम 4 कार्बन वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जहां माल ज्यादा, याद आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। अगर 2 चेन ऐसी आ जाए जहां मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, अगर वो भी सेम आ जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अगर फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आ गया तो फिर हमें पहले वो कार्बन सिलेक्ट करना है जिस पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, बाकी सब गए भाड़ में। पहले उस कार्बन पे नजर डालनी है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ। चलना कॉर्नर से ही है,
लेकिन पहले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इज्जत देनी है, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन को देनी है, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। ये एग्जांपल मैंने क्लास में भी लिया था, दोबारा से बता रहा हूं, एक बार फिर नजर डालिएगा। अभी देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं OH, क्या लगे हैं OH। देखो इस कार्बन और इस कार्बन पे मेरा फोकस है, ये दो कार्बन तो पेरेंट कार्बन चेन में शामिल होने ही चाहिए। अगर ये नहीं हुए तो मेरा तो ये सारा खेल ही बिगड़ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फंक्शनल ग्रुप और वाला, है ना। चलो मैंने यहां से सिलेक्ट करना चालू किया, मैं यहां पहुंच गया। यहां जाने के बाद मेरा मन भटक सकता है, कैसे भटक सकता है कि 3 के बाद 4 5, 3 के बाद 4 5 6, एक तो कार्बन भी ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। मन तो ललचा रहा है कि इधर चल जाऊं, लेकिन मन को ललचाने नहीं देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन सिलेक्ट करना है जिसपे फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, ये सीधी वाली हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सिलेक्ट करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर देखो यहां पर इस कार्बन पे नजर जा रही होगी क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब यहां तक का रास्ता तो बेटा सेम आ रहा है 3 कार्बन तक। अब इसके आगे देखो 4 5 6, लेकिन इधर जा रहा हूं तो 4 5। हमने वो कार्बन सिलेक्ट कर लिया जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, मतलब हमने इस रूल को फॉलो कर लिया। अब इसके बाद हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म कहता है कि IUPAC का धर्म क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चुनने हैं, कार्बन नहीं चुनने। तो हम किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे? हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जाने पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, उधर जाने पे नहीं मिल रहा था। उधर मैं 50-60 कार्बन लगा दूं तब भी नहीं मिलेंगे, तब भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो इस कार्बन पे फोकस करेंगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले तो यहां तक की कहानी आ जाएगी, वो कार्बन आ गया जिसपे फंक्शनल ग्रुप है। अब एक रास्ता सीधे भी जा रहा है और एक रास्ता इससे टेढ़े भी जा रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, जिधर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले। सीधे जाने पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और इधर जाने पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। ऐसे केस में मेरा यहां तक का रास्ता तय हो चुका है कि फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। अब ज्यादा कार्बन जिसमें आएंगे वो सिलेक्ट करूंगा। तो इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 और 6। सीधे जाने पर 6 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सीधी वाली सिलेक्ट करूंगा ना भाई, सीधी वाली करूंगा। फिर यहां देखिए, यहां तक का रास्ता तो आप तय कर लेंगे। इसके आगे देखो एक मल्टीपल बॉन्ड है, सीधे जाने पर, इधर भी जाने पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों रास्ते पे एक एक मल्टीपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 1 2 2 कार्बन इधर जा रहे हैं और यहां से भी 1 2 कार्बन इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे भी 2, इधर भी 2, मतलब कार्बन भी सेम आ रहे हैं। ऐसे केस में फिर हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट करना है। यहां के बाद यहां गया तो यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, एक सब्स्टिट्यूएंट। यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, एक सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूं मेरे दोस्त इस तरह से, तो यहां पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक तो नंबर ऑफ वो कार्बन आ गया जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ गए और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए। सारे केस डिस्कस हो चुके हैं इसमें। पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मेरे हिसाब से बात क्लियर है। जो आइटम मिस हो उसके आगे से रूल चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक बार अपन ने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, अब खेल है नंबरिंग का। अब किसका खेल है, नंबरिंग का खेल है दोस्त। किसका खेल है, नंबरिंग का खेल है। नंबरिंग में अगर अपन एल्केन की बात करें दोस्त, एक सेकंड में ये नंबरिंग हो रखी है, इसको हटा दूं पहले। नंबरिंग में क्या करेंगे, अगर मान लो मैं एल्केन की बात करता, सिर्फ एल्केन, कुछ नहीं लग रहा फंक्शन को, कुछ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि हम सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देते हैं, मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से भी करते हैं, राइट से भी, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम कॉर्नर तक। वो नंबरिंग सही होती है जिसमें हमारे ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा होता। मान लो एक तरफ से 2 मिल रहा है, एक तरफ से 3 मिल रहा है, तो 2 वाला ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अगर मान लो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे हमें सेम ही नंबर मिल जाता है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। मतलब वो ब्रोमीन क्लोरीन वाली बात बताई थी कि एक तरफ से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आ रहा है, एक तरफ से भी ब्रोमो क्लोरो को 2 3 मिल रहा है, तो फिर ब्रोमीन की तरफ से कर देंगे, वरना ब्रोमीन मेरे ससुराल से नहीं है, ऐसी बात बताई थी आपको। अब मान लीजिए अगर मल्टीपल बॉन्ड मतलब एल्कीन एल्काइन की बात चल रही है, तो पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देंगे, उसके बाद हम किसको मिनिमम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, देन हम किसको देंगे, अल्फाबेटिकल को। और अगर फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आ जाए तो पहले मिनिमम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबके एग्जांपल्स यहां पे लिखे हैं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है।
पहली बात तो यहाँ पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी, इसमें कोई दर्द ही नहीं है, नंबरिंग का गेम है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, मेरी पूरी पूरी नजर इस पे ही है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल जाए, मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाए। मेरा तो यही है ना, वन नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम बोल रहा हूं, वन नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम बोल रहा हूं। तो मेरे दोस्त मैं नंबरिंग इस तरह से करूंगा जिससे मिनिमम मिल जाए। इधर से करने पर 1 2 3 4 5 मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, तो 2 नंबर मिल रहा है मेरे फंक्शनल ग्रुप को। और अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4, 4 नंबर मिलता फंक्शनल ग्रुप को। भाड़ में गया सब कुछ, पहले मेरे को फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है, 2 नंबर दूंगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यहां पर मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी। अब मेरे दोस्त आप ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ा सा क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड ना लग जाए आपको बस। तो मैं लेफ्ट से भी कर सकता हूं, राइट से भी कर सकता हूं, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को तो 3 नंबर मिलेगा। जब दोनों तरफ से 1 2 3 1 2 3, तो फिर अब इज्जत किसको दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से देते हुए आऊंगा तो मिनिमम मिलेगा ना, तो मिनिमम मिलेगा। फिर यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, ये वाली होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं इधर से नंबरिंग कर लूं 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को तो 3 मिल रहा है। मैं लेफ्ट से करूं चाहे राइट से करूं, मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम मिलेगा। देखना 1 2 3 4 5, 1 4 मिल रहा है। अगर मैं इधर से करता 1 2 4 5, तो 1 और 4 मिलता, सेम ही मिल रहा है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी इज्जत दे सकते हैं। तो फिर कैसे देंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 1 और 4 मिल गया, और 2 नंबर पे आपका ब्रोमीन भी लगा हुआ है। फिर यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, दोनों तरफ से 3 मिल रहा है। इधर से करूं चाहे इधर से करूं, मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिलेगा। इधर से करूं चाहे इधर से करूं, सब्स्टिट्यूएंट को सेम मिलेगा। ऐसे केस में फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5, देखना 2 4 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से करता 1 2 3 4 5, 2 4 ही मिलता। तो ऐसे केस में हम फिर ब्रोमीन की साइड से कर लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लेते हैं। ये गेम पूरी आईयूपीएसी में चलेगा, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर जो मिसिंग है उसके बाद से रूल चालू कर लो। मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड से चालू करो, समझ गए। और देखो एक और बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में 2 सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, जैसे 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उस केस में आपको दोस्त ये जो इन आइन होता है, इन आइन से पहले आपको डाई ट्राई टेट्रा ये लगाने पड़ेंगे। मान लो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो डाई, 3 डबल बॉन्ड एक जैसे आ रहे हैं, है ना, तो ट्राई, है ना, 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो टेट्रा, इस तरह से। और ये जो डाई ट्राई टेट्रा आप यूज करोगे ना 1 डिग्री प्रीफिक्स से पहले, 1 डिग्री सफिक्स से पहले, उससे पहले आपको ये ए लगाना है। मतलब आप ब्यूट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्यूटा। पेंट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पेंटा। चाहे आप डाई इन लिख रहे हो चाहे डाई आइन लिख रहे हो, एक रूल ये ध्यान रखना। फिर मान लीजिए आपकी पेरेंट कार्बन चेन है और उसमें आप जब नंबरिंग कर रहे हो तो एल्कीन और एल्काइन को सेम नंबर मिल रहा है, एल्कीन एल्काइन को सेम मिल रहा है, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों नंबर में आपकी एल्कीन को 1, एल्काइन को 4, एल्कीन को 1, सॉरी एल्काइन को 1, एल्कीन को 4, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 4 मिल रहा है। ऐसे केस में जब टाई वाली सिचुएशन हो, जब सिचुएशन टाई हो ना, तब ध्यान से सुन लेना, जब एल्कीन एल्काइन को सेम मिल रहा हो ना, तब हम एल्कीन की तरफ से नंबर करते हैं। क्यों? क्योंकि ई वाई से पहले आता है अल्फाबेटिकली। लेकिन हमेशा नहीं करना है, हमेशा एल्कीन को इज्जत नहीं देनी है, एल्कीन मेरी कोई ससुराल से नहीं आया है, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन को इज्जत तभी मिलेगी जब नंबरिंग सेम आ रही हो। अभी इधर से अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे वाले से 1 और 3 मिल रहा है और ऊपर वाली नंबरिंग से मिल रहा है तेरा 2 और 4, तो 1 3 छोटा है कि 2 और 4 1 3, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, एल्काइन की तरफ से होगी। बात समझ में आ गई। जब भी आपका ए ई आई ओ यू वाई इस तरह के सिचुएशन आए वोवल, तो आपको उससे पहले वाला वोवल हटा देना है। जैसे यहां पर देखो, यहां ईन लिखता मैं, है ना, ईन लिखता ई एन ई, तो वाई से पहले वाला ई हटा दूंगा, ए ई आई ओ यू या वाई आते हो तो उससे पहले वाला वोवल आपको हटा देना है दोस्त, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब एक गहरी बात, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसके लिए भी बता देता हूं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन का गेम है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। याद है वो ऐसे दिखाया था, 1 मिथाइल इथाइल, है ना, या 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, इस तरह का दिखाया था ना, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं इस तरह से।
IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। जैसे आप आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो डाई ट्राई टेट्रा आते हैं, मतलब इस डब्बे के अंदर जो डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली। जैसे डाई मिथाइल वगैरह लिखते हैं ना अपन, नॉर्मल डाई मिथाइल लिखते हैं, डाई ब्रोमो लिखते हैं, तो उसमें अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये डाई मिथाइल वगैरह अल्फाबेटिकली कंसीडर होता है। मैं उन पे बात कर रहा हूं जहां आप चीजें मिस कर सकते हो। कुछ चीजें डाई मिथाइल डाइथाइल दैट इज वेरी कॉमन फॉर यू, है ना, वो तो अब आप छोटे बच्चे हो नहीं, वो तो कर सकते हो। कहां आप चीजें भूल सकते हो, कौन सी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में वही चीजें होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाई ट्राई टेट्रा जब कॉम्प्लेक्स वाला हो तो ये अल्फाबेटिकली कंसीडर करना है। जब दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे आ जाएं तो उसके आगे फिर जैसे डाई ट्राई नहीं लगाते, फिर 20 लगाते हैं, और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जैसे 3 आ जाए तो ट्रिस, 4 आ जाए तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से यूज करना होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसका नाम लिखना है तो ये 1 मिथाइल इथाइल और ये किस पे लगा है, साइक्लोपेंटेन पे लगा है, ठीक है। नाम अभी बात की बात है, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये सारी बात खत्म होती है कि कैसे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना था, वो बता दिया। वो सारे रूल पूरे ध्यान में होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। फिर नंबरिंग की बात है तो मिनिमम नंबर किसको देना है आपको, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन आपका सब्स्टिट्यूएंट, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और वो ए वाली बात याद रखनी है, और एल्कीन एल्काइन में एल्कीन को प्रेफर करना है जब टाई वाली सिचुएशन हो। अब बात करते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, है ना। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, सिंगल फंक्शनल ग्रुप कैसे करते हैं, उसमें 2 डिग्री सफिक्स आ जाता है। अब देखो एल्केन का नाम लिखना आपको आता है, एल्कीन का नाम लिखना आता है, एल्केन एल्कीन इनमें ही फंस के आ जाएंगे, अभी तो आप लिख लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। एल्केन एल्कीन एल्काइन कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको 2 डिग्री सफिक्स बता रहा हूँ, एक एक एग्जांपल्स लेके कैसे क्या डील करना है आपको। और उसके बाद फिर पॉली फंक्शन ग्रुप वाला देखेंगे, उसके बाद कुछ गहरी बातें देखेंगे, एरोमेटिक, फिर कॉमन नेम, ये सब देख रहे हो, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा चले जाएगा, कोई मतलब नहीं रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर आपका अल्कोहल है तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो होता है ओल। कीटोन के लिए क्या होता है, ऑन, ठीक है। अल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल। शॉर्ट में लिखना है, आपको ध्यान रह जाए। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, एसिड हैलाइड के लिए ओइल हैलाइड, साइनाइड के लिए आपका क्या होता है, नाइट्राइल, ठीक है ना। साइनाइड के लिए क्या होता है, नाइट्राइल होता है, ठीक है ना। दीज आर 2 डिग्री सफिक्स फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप पहचान में आने चाहिए, अल्कोहल ROH होता है, कीटोन RCOR होता है, RCHO होता है आपका अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप पहचान में आने चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। पहला काम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा काम क्या है, नंबरिंग, फिर नाम लिखने की बारी आएगी। तो पहले आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो आप ये वाली करोगे, कोई दर्द ही नहीं है। वो कार्बन आ गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, कार्बन भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, सब आ गया। अब नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन को मिनिमम देते हुए करेंगे। मिनिमम देना है, 1 नहीं देना। मैंने ये नहीं बोला कि जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से नंबरिंग चालू करनी है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इस तरह से इधर चलेंगे, उसको मिनिमम देते हुए 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या लिखोगे, साइक्लिक है तो साइक्लो, नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो 4 नंबर पे आपका क्या लगा है दोस्त, 4 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है। 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, ओपन है, इसलिए कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधे वर्ड रूट आएगा पेंट। 4 नंबर पे आपकी एल्कीन है तो उसको उसकी पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। और 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे आपका ओल। अब ये ई और ओ दोनों वोवल हैं तो ये वाला ई हट जाएगा, समझ गए। मतलब आपको एल्कीन एल्काइन को भी पोजीशन के साथ लिखना है और फंक्शनल ग्रुप को भी पोजीशन के साथ लिखना है। ये कहानी थी अल्कोहल की, ये कहानी थी अल्कोहल की। अब अल्डिहाइड देखो, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे साइनाइड हो, ये चारों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे ही काम करते हैं। कैसे करते हैं, ये हमेशा कॉर्नर पे आएंगे, मतलब इसके एक ही तरफ कार्बन आ सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं आ सकते, ये हमेशा कॉर्नर पे आएंगे। और ये सब
टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इनके अंदर खुद के अंदर कार्बन है। आता तो ये भी कॉर्नर पे ही है, लेकिन ये खुद का कार्बन लेके नहीं आता, इसलिए कहीं पर भी आ सकता है बीच में। ये कैसे है, खुद के कार्बन लिए हुए हैं, तो इनमें जब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो इनके कार्बन को पीसीसी मानते हैं, में शामिल करते हैं। ऐसे शामिल कर लिया, ऐसे शामिल कर लिया, और इन्हीं के कार्बन से नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 2 इस तरह से, 1 2 इसी तरह से, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो मिनिमम नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को। और इनके पास तो ईश्वर का आशीर्वाद है, ये तो खुद ही कार्बन लेके आए, ठीक है ना, तो इनको 1 दे देंगे। हमेशा कॉर्नर पे आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बता रहा हूं, फिर भले आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। यहां पे देखो, यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, इसके कार्बन को, ये अल्डिहाइड है ना CHO, तो इसके कार्बन को शामिल करते हुए यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड चुनोगे या फिर कार्बन की तरफ जाओगे, बुलाती है जाने का नहीं, इधर आने का, क्योंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड है। अब 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करने का। 3 नंबर पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, और 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 3 नंबर पे ईन है, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड है, तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा कॉर्नर पे आएगा, तो 3 ईन अल लिख दिया सीधे। अब इस H की जगह OH होता, समझना, इस H की जगह OH होता तो इसके लिए ओइक एसिड लिख देता, मतलब इनओइक एसिड हो जाता, बस इनओइक एसिड हो जाता। अगर इस H की जगह Br होता तो ऑयल हैलाइड लिख देता, क्या हो जाता, इन ऑयल ब्रोमाइड हो जाता, क्या हो जाता, इन ऑयल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही, इन ऑयल ब्रोमाइड। अगर मेरे दोस्त यहां पर ये CHO की जगह C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इन और पीछे क्या लिख देता, नाइट्राइल, पीछे क्या लिख देता, नाइट्राइल। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि गेम किस बात का है, बस ये लास्ट वाली चीज बदलेगी, बाकी सब सेम है। ये खुद से करना है आपको, बाकी का है ना, बाकी का खुद से करना है। अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो कैसा है, वो टर्मिनल वाला नहीं है, वो बीच में आएगा। बीच में आएगा तो हमने उसके लिए कसम नहीं खाई कि उसको 1 देना है, हमें उसको मिनिमम देना है, हमें उसको मिनिमम देना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो कार्बन जिसपे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट कार्बन चेन में आ जाना चाहिए, तो ये आ गया। अब नंबरिंग करूंगा तो इसको मिनिमम, तो 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 नंबर पे इन, और 2 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ओन, ये इसका नाम हो जाएगा। अल्कोहल और कीटोन बीच में आएंगे, ये टर्मिनल पे आएंगे, समझ गए आप बात को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब एस्टर, अमाइड, अमीन और एसिड एनाइड्राइड, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से चलते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले तो चाहे एल्डिहाइड ले लो, एसिड ले लो, साइनाइड ले लो, सब एक जैसे ही थे। ये थोड़े से डिफरेंट चलते हैं, है तो ये भी वैसे ही, बस कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे एस्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख दो, ऐसे करके बता, ये ऑक्सीजन से जो लगा है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। भले ही आपका उधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो जो अल्फाबेटिकली पहले आ सकता हो, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है। IUPAC वालों ने बोला है हम हमारी नेतागिरी नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो यहां पर मिथाइल को पहले लिख दो, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, मिथाइल। अब ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह सॉल्व कर लो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्व करते थे, जैसे अल्डिहाइड को सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे कर सकते हो आप इसको, सेम टू सेम। कैसे करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, ये वाली। अब 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 नंबर पे ब्रोमो लगा है। सर लेकिन सर बी तो पहले आता है M से, अरे आता है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, आता है भाई, आता है, बी पहले आता है, अपन ने सेम ही ABCD पढ़ी है दोनों ने, लेकिन IUPAC वालों ने बोला कि ऑक्सीजन से जुड़े वाले को पहले लिखो। अब क्या कर सकते हैं IUPAC वाले हो, तो 3 ब्रोमो, ब्यूट 3 पे इन है, और एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, O8, तो क्या लिख दूंगा, O8 लिख दूंगा बेटा, इस तरह से, मिथाइल 3 ब्रोमो, ब्यूट 3 इन O8। फिर देखो अमाइड जो होता है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो होता है बेटा, अमाइड होता है। अब ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। फिलहाल नाइट्रोजन से मैंने 3 कार्बन जोड़े हैं समझाने के हिसाब से। अब यहां तो IUPAC वालों ने बोला कि ऑक्सीजन से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दो, लेकिन यहां नहीं बोला कि नाइट्रोजन से जुड़े इन सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दो। यहां क्या बोला कि जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, अल्फाबेटिकली लिखो, जो जिस पे लगा है उसको उसके नाम से लिखो। क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा हूं कि ये तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी दोस्त, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 नंबरिंग होगी इस तरह से। अब वो बोल रहे हैं कि आप तो ब्रोमो को पहले लिखो, 3 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो सर इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे एन लगा के। ये कहां लगे हैं, नाइट्रोजन पे लगे हैं। तो कौन लगा है, एन पर क्या लगा है, इथाइल लगा है। फिर एक और एन पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है। 3 नंबर पे ब्रोमो, एन इथाइल एन मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, अमाइड, वो कॉर्नर पे आएगा इसलिए 1 2 लगाने की जरूरत नहीं, ब्यूटेन अमाइड। अब अमीन के लिए क्या लिखते हैं, अमीन लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। अमीन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, अमीन ही लिखते हैं। ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, डिपेंड करेगा नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। ध्यान रहे अमीन में फंसता है बच्चा नंबरिंग करने में। पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबरिंग करनी है। मैंने बताया था पहले बच्चा पैदा होता है फिर नाम रखते हैं। तो पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये वाला कार्बन शामिल हो जाए जिसपे NH2 लगा हुआ है। तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिससे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, ठीक है। तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इस तरह से आप कर लो, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो आप नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, 4 कार्बन की है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 नंबर पे आपका लगा है अमीन। 2 नंबर पे क्या लगा है, अमीन। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन, इसका यूपीएसी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इस नाइट्रोजन से एक साइक्लोप्रोपाइल भी है, एक ये 4 कार्बन का भी गुच्छा लगा है और एक ये 2 कार्बन का भी गुच्छा लगा है। मुझे इन तीनों में से कोई एक ही पेरेंट कार्बन चेन होगी वो सिलेक्ट करनी है, और मेरे दिमाग में वो फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें है। कार्बन कम है चलेगा, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, मजा आया। क्या होगा, 1 2, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब इस 1 पे क्या लगा है, इस N पे क्या लगा है, एक तो साइक्लोप्रोपाइल है, और एक N पे क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल है। तो एक तो N पर है ब्यूटाइल और एक N पर है साइक्लोप्रोपाइल, एक N पर है साइक्लोप्रोपाइल। 2 कार्बन है तो इथ, कोई डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, इन, और 1 नंबर पे आपका अमीन लगा है तो उसको 1 लगा के भी लिख सकते हो। वैसे तो 2 ही कार्बन है तो 1 पे ही आएगा, वो अंडरस्टूड है। तो इथीन 1 अमीन, N ब्यूटाइल N साइक्लोप्रोपाइल इथीन 1 अमीन, इसका यूपीएसी हो जाएगा। एसिड एनाइड्राइड की बात करते हैं दोस्त। एसिड एनाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। एसिड एनाइड्राइड क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं तो वो एनाइड्राइड बन जाता है। तो जैसे आप यहां पर H और यहां पर OH, CH3COOH, CH3CH2COOH। आपने क्या किया, एक एसिड ये था, एक एसिड ये था, एक में से OH एक में से H निकाल के पानी निकाल के ये एनाइड्राइड बना दिया। आपको इसमें क्या करना होता है, आपको बस इसमें ये देखना होता है कि इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों तरफ एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों का नाम लिखना आना चाहिए और पीछे एनाइड्राइड लिख दो, कुछ नहीं करना। यहां पर क्या है, 1 2 इथेनोइक एसिड, 1 2 3 CH3CH2COH है ना, 3 कार्बन का है, तो ये प्रोपेनोइक, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब ये कौन कौन से एसिड से बना है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से। अगर सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है कोई एनहाइड्राइड तो फिर हमें डाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बार ही लिखने से काम चल जाता है। जैसे यहां पर देखूंगा तो ये H और यहां OH, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां 2 कार्बन का एसिड है ये CH3COOH, और ये भी क्या है CH3COH, मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जैक्टली सेम है। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, इसका भी इथेनोइक। तो आपको डाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इथेनोइक लिखोगे ना तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक रहे होंगे और उसमें से पानी निकाला गया होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से आप एसिड एनहाइड्राइड का यूपीएसी लिखोगे। एक एक सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप को कैसे डील करते हैं बता दिया, कहां कहां पे स्पेशल चीजें आती है वो बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात बताई थी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच में खूब सारे CH2 लगा सकते हो N की वैल्यू चेंज करके।
एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। उसके हिसाब से इसका नाम पड़ गया ओम्स गैप्स, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इनके आईयूपीएसी नाम 1,2 इथेन, 1,2 डाइओइक एसिड, ये 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, 1, 4 डाइओइक एसिड, सक्सिनिक एसिड हो गया। ओ माय स्टूडेंट गिव ए पार्टी टू सर, ओ ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक, सब बता रखा है आपको ये, ठीक है ना, समराइज कर रहा हूं, है ना, ओनली समरी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप का। एक सेकंड, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। हाँ भाई, आ रहा जरा। फिर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर है, सुनना बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर एसिड एनाइड्राइड, फिर आपका एस्टर, एसिडलाइट, अमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमीन, ऐसे आते हैं ना। कैसे याद करने की ट्रिक बताई थी कि अल्फाबेटिकली पहले सी आता है फिर एस आता है, तो दोनों एसिड में पहले अल्फाबेटिकली कार्बोक्सिलिक आएगा। ये एसिड के बेटे हैं, एसिड के पुत्र हैं। एसिड के पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र एनाइड्राइड, फिर रिएक्शन RXN, एस्टर, एसिडलाइट, अमाइड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कपल नंबर 3 है ना, कपल नंबर 2, कपल नंबर 1, ये कैसे डिसाइड किया था, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 मतलब डबल बॉन्ड, 1 मतलब सिंगल बॉन्ड। फिर अल्फाबेटिकली देखेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में सी पहले आता है इसलिए वो आया, अल्डिहाइड कीटोन में ए पहले आता है इसलिए वो आया, अल्कोहल थायोअल्कोहल में ए पहले आता है इसलिए वो आया, और अंत में अमीन, ठीक है ना। इन सबके आपको 2 डिग्री सफिक्स पता है, ये ओइक एसिड होता है, ये सल्फोनिक एसिड होता है, ये ओइक एनहाइड्राइड होता है, एस्टर जो है वो OH होता है, और आपका एसिडलाइट जो है वो ओइल हैलाइड होता है, अमाइड जो है वो अमाइड होता है, ठीक है ना। साइनाइड जो है उसका 2 डिग्री सफिक्स नाइट्राइल होता है, आइसोसाइनाइड जो है उसका 2 डिग्री सफिक्स आइसोनाइट्राइल होता है, अल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है, अल्कोहल का ऑल होता है, थायोअल्कोहल का थायोल होता है, और अमीन का अमीन होता है। इनके 2 डिग्री प्रीफिक्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा। मान लो किसी पे कार्बोक्सिलिक भी आ गया, एस्टर भी आ गया, अमाइड भी आ गया, तो ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे। इनमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक। बाकी एस्टर और अमाइड आपका कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो उसके लिए फिर आप ये 2 डिग्री सफिक्स नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने पड़ेंगे, जैसे ब्रोमोक्लोरो के लिए लिख रहे थे, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक के लिए होता है कार्बोक्सी, और सल्फोनिक के लिए होता है सल्फो। एनहाइड्राइड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ नहीं है, वैसे होता है बहुत लंबा चौड़ा, मैंने बताया भी था, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, लेकिन आपके नहीं आएगा। एस्टर के लिए होता है एल्केनोइल ऑक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, डिपेंड करेगा कि इस तरफ आपका मेन क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप है, या फिर इस तरफ आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। इस तरफ मेन फंक्शन ग्रुप है तो कुछ और होगा, इस तरफ मेन फंक्शन ग्रुप है तो कुछ और होगा, दिखाएंगे अभी। और इसके लिए एसिड हैलाइड के लिए हेलोफॉर्माइल या हेलो कार्बोनिल लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल, इस तरह से। अमाइड के लिए होता है कार्बामोइल, क्या होता है, कार्बामोइल होता है अमाइड के लिए, कार्बामोइल। फिर साइनाइड के लिए होता है साइनो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो, अल्डिहाइड के लिए जो है 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ऑक्सो और फॉर्माइल। ऑक्सो कब होता है, जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में शामिल हो जाए, और अगर शामिल ना हो पाए किसी कारणवश तो फिर फॉर्माइल हो जाता है, ठीक है। कीटोन के लिए ऑक्सो और कीटो होता है। जनरली कीटोन जो है वो बीच में फंसता है हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में, इसलिए चाहे आप ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो, दोनों सही है, दोनों राइट है, दोनों एकदम करेक्ट है। अल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी, थायो अल्कोहल के लिए होता है मरकेप्टो या सल्फानिल, और अमीन के लिए होता है अमीनो विदाउट के, बताया था आपको, अमीनो विदाउट के, याद आ रहा, अमीनो विदाउट के। बस ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब अल्डिहाइड से पहले जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आते हैं, चाहे साइनाइड हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एसिडलाइड हो, चाहे एस्टर हो, उनके कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं करेंगे। अल्डिहाइड के बाद वालों को हम कर सकते हैं, उससे पहले वालों को नहीं कर सकते। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, आईयूपीएसी वालों ने कहा है, मैं वैसा बता रहा हूं। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप में तो करने हैं, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएंगे तब नहीं करना आए। और ये समझें कि कब एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है,
कब एल्केनोइल ऑक्सी यूज करना है, आप ही की स्लाइड है बेटा, आपके बैच की स्लाइड है, मैं अलग से कुछ नहीं लाया, वही सब चल रही है, ठीक है ना। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एस्टर है, दोनों में से कोई एक ही नेता हो सकता था, वो कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया साहब। तो उसके कार्बन से 1 2 3 4 कर लिया। अब पंगा क्या था, इसके कार्बन को नंबर दे सकते कि नहीं, नहीं दे सकते, केवल अल्डिहाइड तक दे सकते थे, उससे ऊपर वालों को नहीं दे सकते, तो ये तो छूट गया। अब यहीं पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एस्टर है, यहां से नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। अब इस 4 से ऑक्सीजन जुड़ा है, इस 4 से कार्बन जुड़ा है, मतलब एस्टर जो है वो मेन पेरेंट कार्बन चेन में दो तरीके से जुड़ सकता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। टी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड से भी जुड़ सकता है और ओ वाली साइड से भी जुड़ सकता है, दो तरीके से जुड़ सकता है। अगर वो सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड से जुड़ रहा है तो नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, ओ वाली साइड से जुड़ रहा है तो एल्केनोइल ऑक्सी। याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि ओ आर को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, और सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनिल, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। आरसीओ को बोलते हैं एल्केनोइल, जैसे अपन आरसीओ एक्स लिखते थे ना, आरसीओ बी आर लिखते थे, तो एल्केनोइल ब्रोमाइड लिखते थे, एल्केनोइल ब्रोमाइड, इथेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड ऐसे लिखते थे। अब बी आर की जगह क्या आ गया, ओ आ गया, तो एल्केनोइल ऑक्सी, तो एल्केनोइल ऑक्सी पड़ गया नाम। अब यहां पे जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से एल का जाएगा, यहां जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से एल का जाएगा। ये दो एग्जाम्पल आप देख लेना, पोज करके नोट कर लेना, आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा बढ़िया से, है ना, बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अब कब आप ऑक्सो और कब आप फॉर्माइल यूज कर सकते हो, कब आप ऑक्सो कब फॉर्माइल यूज कर सकते हो एल्डिहाइड के लिए वो बता रहा हूं। जब आपका कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन देन ऑक्सो, इज नॉट इंक्लूडेड देन फॉर्माइल। तो ऐसे अपने हाथ में नहीं है कि इंक्लूड करें कि नहीं करें, है ना, मतलब अपन कर सकते हैं, है ना, अपन को तो रूल्स फॉलो करना है। जैसे यहां पे देखोगे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड है, मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड और उसके नीचे वालों के कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में शामिल कर सकते हैं, यूपीएससी ने बोला। उससे ऊपर वालों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह आते तो नहीं कर सकते थे, जैसे एस्टर हो गया, अमाइड हो गया। तो यहां पे 1 2 3 4 5 मैंने इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल किया तो इसके लिए क्या करूंगा, ऑक्सो, और एक किस पे लगा, 5 नंबर पे, भाई बी आर होता तो 5 ब्रोमो लिखता, अब 5 पे ब्रोमो की जगह क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो 5 ऑक्सो लिखूंगा, तो 5 ऑक्सो, बाकी पेंटेनोइक एसिड तो नाम ही हो जाएगा। फिर यहां पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कार्बन उस पेरेंट कार्बन चेन में ज्यादा आ रहा है, उसमें 6 आ रहे हैं, इसमें 5 ही आ रहे हैं। तो पहले मैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं या पहले ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट देखता हूं, पहले ज्यादा से ज्यादा कार्बन फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए मेरी पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की होगी, तो मैं चाके भी इसके कार्बन को शामिल नहीं कर पाया, एल्डिहाइड के नहीं कर पाया, तो क्या लिखूंगा, फॉर्माइल। तो 4 पे क्या लटक रहा है, फॉर्माइल और हेक्सेनोइक एसिड, समझ गया आप, कब क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। ये तो थे जब सब ओपन चेन चल रहा था। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक आ जाता है, जैसे साइक्लोएल्केन की बात करते हैं, तो उसमें केवल एक चीज चेंज होती है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक कंपाउंड में कौन सी होगी, मतलब बाहर वाली होगी या ये साइक्लिक होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। अगर बाहर वाली में कार्बन की संख्या ज्यादा है, बराबर भी नहीं ज्यादा है, तो फिर ओपन वाली पेरेंट कार्बन चेन होगी, वरना हर केस में साइक्लिक होगी। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 वाली जीतेगी, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तब भी रिंग वाली जीतेगी, इसमें 3 है और इसमें 4 है, तब जाके बाहर वाली जीती। जब तक बाहर वाली में माल ज्यादा नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो अंदर वाली को तभी छोड़ेंगे, मतलब रिंग को तभी छोड़ेंगे जब बाहर वाली में माल ज्यादा होगा, बराबर भी नहीं, ज्यादा होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन यहां पर साइक्लिक नेचर की है, तो इसके लिए बस एक चीज इंक्लूड हो जाएगी, 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो, बस वो साइक्लो वर्ड आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, बाकी सब वही है ना, घिसे पिटे वही एग्जांपल्स हैं। आपको बस एज ए शॉर्ट नोट्स में लिखना है, तो आप इन 3 एग्जांपल को लिख लो, ज्यादा से ज्यादा 4 को लिख लो, ये 4 को लिख लो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा नंबरिंग वगैरह कैसे करते हैं, नंबरिंग वगैरह कैसे करते हैं, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या डील कर रहा हूं बेसिकली। अगला है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्कीन। साइक्लिक एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखना है, एल्कीन को 1 देना है। अब एल्कीन को 1 देने के बाद उसको 2 भी देना पड़ेगा, कवर करते हुए चलना है। और अगर एल्कीन को इज्जत मिल गई तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को भी इज्जत देनी है। मैंने आपको 4 तरह की ऑब्जर्वेशन बताई थी, एक ने 1 इसको दिया है तो मूर्ख है, फिर एक ने 1 दिया लेकिन मेरी बात नहीं सुनी, इसको 6 दे दिया, कवर करते हुए चलना था। इसको 1 दिया, 2 दिया, लेकिन यहां से नंबरिंग करते हुए आया
सब्स्टिट्यूएंट को 6 मिला। भाई एल्कीन तो बुरा मान ही नहीं रही ना, ऊपर से दे दे नीचे से दे दे, तो यहाँ नीचे से देने में फायदा है जिससे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल जाए। एल्कीन को 1 देना है, साथ के साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी इज्जत मिल जाए तो उसको भी देनी है, ठीक है ना। इसमें आप एक एग्जांपल अब और ऐड कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में, भूलोगे नहीं कभी, ये वाला। इससे आपकी नंबरिंग के फंडे क्लियर हो जाएंगे, है ना। आप यहां से 1 2 3 नहीं कर सकते, इसको काट लेना। आपको क्या करना है, आपको यहां से 1 2 3 4 करना है। एक को भी 1 देने का मौका मिल रहा है तो हम देंगे। तो यहां नाम ये 1 4 वाला सही है, ये 2 3 वाला गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना। ये 1 4 वाला सही है, ये सही है आपका, ठीक है ना, ये सही है 1 4 वाला। ये अच्छा एग्जाम्पल होता है। बाकी तो वही साइक्लो वाइक्लो लगा के लिखना है। फिर आपको याद है गहरी बात, एक गहरी बात बताई थी कि रिंग से अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, कौन सा, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो फिर हम उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं कर पाते थे, हम रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मान लेते थे। और इसको मान लिया तो वो कार्बन फूफाजी हैं, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान गए तो उन्हें मनाना पड़ेगा, और मनाने के लिए हमें स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो हर एक के लिए लिखाया था कि अल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड होता है, एसिड कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड होता है, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड होता है, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट होता है, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्रल होता है। सबके लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, सबके लिए बताया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर एक स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993 बताया था, जिसमें याद है वो बताया था, आलिया भट्ट वाली बात बताई थी, मेरा बर्थडे वाली बात बताई थी ना। तो वो चीज कि अगर 3 या 3 से ज्यादा सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, तो हम चाह के भी उन तीनों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। या तो पेरेंट कार्बन चेन ये आ जाएगी, या तो ये आ जाएगी, मतलब हम इन तीनों के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में चाह के भी शामिल नहीं करवा पाएंगे। ऐसे केस में हम इंसाफ करेंगे और तीनों के कार्बन को छोड़ देंगे। और अगर छोड़ दिया तो वो फूफाजी वाली सिचुएशन आ गई, वो कार्बन बुरा मानेंगे, हम मानने नहीं देंगे, हम उनको स्पेशल इज्जत दे देंगे। कैसे दे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के, है ना, समझिए। फिर आपको एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को IUPAC वालों ने एज ए PCC कंसीडर कर लिया। यहां पे बहुत सारे केसेस बनते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये बेंजीन है, इसको पूरे को टोलुइन बोल दिया, इसको पूरे को फिनॉल बोल दिया, इसको पूरे को एनिलीन, इसको क्या बोल दिया, एनिसोल, इसको बोल दिया बेंजल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड लगाया तो, बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन से ये एस्टर ग्रुप लगाया तो इसको बोल दिया बेंजोएट, है ना, अमाइड लगाया तो बेंजामाइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल, इस तरह से बोल दिया IUPAC वालों ने कि इनको आप PCC मान लो पूरा पूरा, मतलब दिस इज होल PCC, दिस होल इज PCC, दिस होल इज PCC, मतलब ये पूरी पूरी PCC है, पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन से शुद्ध एल्केन अटैच हो, मतलब उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा हो, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो उस केस में फिर बेंजीन आपकी पेरेंट कार्बन चेन होती है, मतलब ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, यानी कि ये नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर आपका कुछ भी अटैच हो जाए, ब्रोमीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए ओपन चेन में, तो उस केस में फिर आपकी बेंजीन क्या हो जाती है, बेंजीन आपकी यहां तो पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, यहां बेंजीन आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, और उसके लिए फिर हम लिखते हैं फिनाइल। तो इसकी औकात है ना ब्रोमो जैसी हो गई या क्लोरीन जैसी हो गई, नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, समझ गए। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने रख रखे हैं आपको बताने के लिए कि ये आपके शॉर्ट नोट्स में रखो, क्योंकि ये सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। इसके बाद भी हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। जैसे एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रोमीन क्लोरीन आ जाए, तो बेंजीन पेरेंट कार्बन चेन है, तो ब्रोमीन को 1, उसको क्लोरीन देखो, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन नाम हो जाएगा। जैसे मान लो OH भी लगाओ, PR भी लगाओ, तो ये पूरी PCC हो गई, तो 3 ब्रोमो फिनॉल नाम हो जाएगा। जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब ये जो NH2 और OH है, इसमें भी आपके दर्द आ जाता है कि सर ये तो प्रायोरिटी टेबल में सर OH पहले आता है, NH2 बाद में आता है। भाई जब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये नेता है, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनकी औकात ब्रोमीन क्लोरीन जैसी है, इनको वैसे ट्रीट करो। फंक्शनल ग्रुप होंगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से आएंगे।
अब ये NH2OH कैसे हो गए, ब्रोमीन क्लोरीन जैसे। इसका नाम अमीनो है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है, और दोनों को नंबरिंग कर रहे हैं तो सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए हम इज्जत अमीनो को दे देंगे, उस साइड से चल लेंगे। फिर यहां पे देखो, जब दोनों मिथाइल हैं, सेम आ रहे हैं, एक जैसे हैं, तो उस केस में हम एक को इज्जत देके दूसरे की इज्जत खराब नहीं करेंगे कि भैया इसको टॉलिन बोल दिया और उसको तो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। नहीं, या तो दोगे तो दोनों को इज्जत दोगे, या दोनों को नहीं दोगे। तो हमने दोनों को नहीं दी, 1,2 डाइमिथाइल करके लिख दिया, टोलिन का नाम ही हटा दिया। इसी तरह से अगर 2 OH आ गए तो इज्जत देंगे तो दोनों को देंगे, नहीं तो दोनों को नहीं देंगे। तो दोनों को इज्जत नहीं दी, तो बेंजीन 1,2 डाइओल। अब फर्क यह है कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, जब एल्कीन पर आप मिथाइल लगाओगे और एल्कीन पर आप OH लगाओगे, तो एल्कीन पर मिथाइल लगाओगे तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। लेकिन जब आप ये लगाओगे तो क्या लिखोगे, प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो बेंजीन भी तो वैसे ही है ना भाई, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, वो वहां सब्स्टिट्यूएंट है। बाकी ये तो समझ ही गए, 2 मिथाइल फिनॉल होगा, मतलब इसको टोलिन नहीं मानेंगे। टोलिन और OH में, मिथाइल और OH में इज्जत OH की ज्यादा है, तो उसको फिनॉल मान के सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 2 COH आ जाए, तो हम चाह के भी एक को इज्जत देंगे, दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे को देंगे, पहले दोनों को नहीं देंगे। तो बेंजीन, और क्योंकि ये दोनों फुफाजी हो गए, दोनों कार्बन इंक्लूड नहीं हुए, तो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये तो 3 ब्रोमो बेंजामाइड, ये पूरा अमाइड मान लिया तो, है ना, भले इसको हटा भी सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहां देखो, मैंने आपको क्या बोला था, शुद्ध एल्केन हो तो PCC हो सकती है बेंजीन, लेकिन यह शुद्ध एल्केन नहीं, यहां फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो बेंजीन कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, Br जैसा हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑन, लेकिन ब्रोमीन की जगह क्या फिनाइल है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। फिर वही पीएच है, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें आ रही है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, ब्रोमीन क्लोरीन की तरह, वो वाली बात बता रहा था। अब कॉमन नेमिंग की बात करते हैं फटाफट से, है ना, फटाफट से बेटा कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया है लगभग, है ना, 10-15 मिनट में इसकी भी बात कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो यार, टाइम तो लगता ही है ना, कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, कहां कहां गलती कर सकते हो, मैं उस पॉइंट पे अटैक मार रहा हूं सीधे। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले तो आपको इस R ग्रुप को लिखना आना चाहिए, सारा गेम इस R ग्रुप का है। 2 चीज चलती है, एक तो R ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप, दोनों लिखेंगे अपन। पहले R ग्रुप बनाना सीख लेते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। पहले फिलहाल R ग्रुप, भाई RG में ये अल्काइल ग्रुप है, G फंक्शनल ग्रुप है। पहले R ग्रुप के बारे में, तो R ग्रुप में अगर आप, ये अपन ने मतलब ये जो है अपन ने अच्छे से सीख ही लिया है कि एक कार्बन के लिए मिथाइल बोलते हैं, मतलब CH4 में से हाइड्रोजन निकालोगे एक ही तरीके से निकाल सकते हो। कैसे पता चलेगा सर कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, आप उस हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह पे क्लोरीन लगाओ, अगर IUPAC नेम डिफरेंट आ जाए तो वो डिफरेंट हाइड्रोजन है, IUPAC नेम सेम आ जाए तो सेम हाइड्रोजन है। समझ गया आप बात को? तो यहां पे कोई सा भी हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लो, 1 क्लोरोमीथेन ही होगा। तो ये एक ही तरीके से C2H6 है, चाहे आप यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लो, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लो, नाम सेम आएगा, इसको भी एक तरीके से। लेकिन जब आप C3H8 लिखोगे तो ये होगा CH3 CH2 CH3, मतलब आप यहां से निकाल लो हाइड्रोजन, क्लोरीन लगा लो, यहां से निकालो हाइड्रोजन, क्लोरीन लगा लो, तो 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम अलग अलग है, इसलिए C3H7 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये था मिथाइल, ये था इथाइल। अब 2 तरीके से लिख सकते हैं तो दोनों ही प्रोपाइल है, तो नाम अलग अलग देने पड़ेंगे। तो एक को दे दिया नॉर्मल प्रोपाइल, और मछली जल की रानी पीछे से उसकी कहानी है, ये आइसोप्रोपाइल। इन ग्रुप्स के नाम पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? गेम इसी का है। मान ले यहाँ OH लगा दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, समझ रहे हो? तो गेम इसका ही है। इसी तरह से C4H10 में से हाइड्रोजन निकाला तो C4H9 बना, जिसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल जिसमें सारे कार्बन सीधे सीधे आते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन, दैट्स वाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी ऐसी कहानी है, दिस इज आइसो ग्रुप, 4 कार्बन का इसलिए आइसोब्यूटाइल। इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री है, तो टर्शरी ब्यूटाइल। फिर इसी तरह से C5H11 को 8 तरीके से लिख सकते हैं। उस 8 तरीके में से 4 तो पेंटाइल हैं और 4 अमाइल है, और उस 4 अमाइल में भी 3 एक्टिव होते हैं, है ना, उस 4 में भी 3 एक्टिव होते हैं। देखो ये है नॉर्मल पेंटाइन, सारे कार्बन सीधे सीधे आ रहे हैं। फिर ये है आपका मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है, तो ये आइसोपेंटाइल, ठीक है, देखते चलो।
फिर ये कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री कार्बन। तो ये कैसा है आपका? ये टर्शरी पेंटाइल है। और ये आपका कैसा है? ये आपका नियोपेंटाइल है ना? नियोपेंटेन से बना है नियोपेंटाइल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? बाकियों में। अब देखो, ये कार्बन से भी 2 कार्बन, ये कार्बन से भी 2 कार्बन, तो ऐसे केस में ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी हो रहे हैं, इसलिए एक को एक्टिव करके लिखना पड़ा। तो इसको तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहां दोनों ग्रुप सेम है। एक्टिव का मतलब तो चारों डिफरेंट होने चाहिए, 2 सेम आ गए, तो इसको सेकेंडरी बोल दिया, उसको एक्टिव सेकेंडरी बोल दिया। ऐसे ही इसको एक्टिव अमाइल बोल दिया और इसको एक्टिव सेकेंडरी आइसोमाइल। ये आइसो है, सेकेंडरी भी है और एक्टिव भी है, इसलिए एक्टिव सेकेंडरी आइसोमाइल है ना। बता रखा है इसका पूरा ट्रिक मैंने आपको। हाथ से लिखोगे ना एक बार शॉर्ट नोट्स में तो पूरा हो जाएगा याद। फिर इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिनका नाम पता होना चाहिए, कि जैसे डबल बॉन्ड वाला है ना, तो उसको विनाइल बोलते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा sp3 कार्बन है, उससे वैलेंसी फ्री है, इस पूरे को अलाइल सिस्टम बोलते हैं। मतलब दिस कार्बन इज अलाइल कार्बन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो विनाइल कार्बन होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एसिटिलीन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे फिर sp3 वाला कार्बन है, इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला ही कार्बन है तो उसको प्रोपाइनाइल ही बोलेंगे। फिर अगर बेंजीन से सीधे हाइड्रोजन हटा दिया आपने, बेंजीन से सीधे हाइड्रोजन हटा दिया, तो उसको अराइल या फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन के बाद वाले कार्बन से, जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, बेंजीन के बाद वाले कार्बन से अगर एक वैलेंसी फ्री करिए तो बेंजाइल, इस पे OH लगाओगे बेंजाइल अल्कोहल, NH2 लगाओगे बेंजाइल अमीन, इस तरह से चलता रहेगा। अगर उसके बाद वाले कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री करिए तो बेंजल, 3 करिए तो बेंजो। मतलब यहां 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन है तो बेंजल, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो होगा। बेंजो नाइट्राइल बताया था आपको, बेंजो नाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, यहां पे बेंजल डिहाइड वाली बात है। ग्रुप्स है, याद रखने पड़ेंगे। अब एक होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एक होते हैं विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहले हम विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की टेबल बता रहा हूं, वो सुन लो। ये सारे फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। आपको दर्द आएगा इस कीटोन में। ये है कार्बन कंटेनिंग, लेकिन ये टर्मिनल वाला नहीं है, नॉन टर्मिनल है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। आपको अल्काइल ग्रुप के नाम पता होने चाहिए, जो भी सीख के हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, विनाइल, है ना, अलाइल, प्रोपार्जिल, वो सब आते हैं अपने को। अब हेलोजन आ जाए तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हेलाइट। अल्कोहल आ जाए तो अल्कोहल, थायो अल्कोहल आ जाए तो थायोल, थायोअल्कोहल, NH2 आ जाए तो अमीन, ईथर आ जाए तो ईथर लिख देंगे। इधर दोनों सेम है तो डाई अल्काइल करके लिख देंगे, और अगर दोनों अलग हैं तो अल्काइल अल्काइल डैश करके लिख देंगे, है ना। अमीन है तो डाई अल्काइल अमीन, डाई अल्काइल थायो ईथर, अलग अलग है तो डाई अल्काइल 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 डैश अमीन, ऐसे करके लिख देंगे। इसी तरह से ये कीटोन है तो अल्काइल डाई अल्काइल कीटोन या अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन करके लिख देंगे, ठीक है ना। बस आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, कुछ नहीं करना। अल्काइल हैलाइड के लिए हैलाइड लिख दिया, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमीन, वही सब करना है। जैसे ये एक स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल जाए। इसको क्या बोलते थे? मिथाइल, और इसको क्या बोलते थे? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अभी यहाँ पे लगा देता तो क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर NH2 लगा देता मिथाइल अमीन, HH लगा देता मिथाइल थायोअल्कोहल। समझ गया ना। बस इन ग्रुप के नाम पता होने चाहिए। जैसे पूरा ग्रुप देख, ये ग्रुप क्या है? इस कार्बन से 2 कार्बन है, सेकेंडरी है, और 4 कार्बन का सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल थायोअल्कोहल, NH2 होता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर OH होता तो। बस इतना पता होना चाहिए ग्रुप्स के नाम, ठीक है दोस्त। फिर एक होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। उनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन मिथ, इथ, प्रॉप ये यूज नहीं कर सकते। कार्बन कंटेनिंग के लिए अलग टर्मिनोलॉजी चलती है, जैसे चलता है फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर, ये सब चलता है। एक कार्बन के लिए फॉर्मिक एसिड सुना होगा, 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड सुना होगा, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर। अगर 3 कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अक्राइल बोलते हैं। ऐसे हो गया ना, ऐसे ये डबल बॉन्ड और ये तीसरा कार्बन ऐसे आ जाए तो अक्राइल बोलेंगे। 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए और सेकंड पोजीशन पे आए तो उसको क्रोटोन बोलते हैं, ठीक है ना। जहां आपको लगे कि यार नहीं यार ये चीज याद नहीं आ रही, ये चीज कैसे होगी, ये चीज याद नहीं आ रही, ये चीज कैसे होगी, ये मेरे स्लिप कर रहा दिमाग में से, मैं आपको सिर्फ
क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि 1 घंटे में देख अपन ने इतनी सारी दुनिया भर की चीजें पढ़ी थी और मैं उसको थोड़ा बहुत समझाते भी चल रहा हूँ। जहां आपको लगे यार ये चीज में मेरे बहुत दर्द आ रहा है, बहुत दर्द आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लेक्चर को प्रिफर कर लेना है उसी समय, है ना, कि हाँ यहाँ पे दर्द आ रहा है तो इसको लेक्चर में जाके एक बार देख लेता हूँ। समझ गया? अब ये तो पता चल ही जाएगा कौन से लेक्चर में, एंड में बता रहा हूँ तो एंड वाले लेक्चर्स में होगा, इतना तो पता होना ही चाहिए ना। ठीक है, फिर आगे देखो, ये आपके सारे क्या है, एक सेकेंड, ये आपके सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग। जैसे अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, एसिडिलाइड है, अमाइड है, एनाइड्राइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। तो अल्डिहाइड के लिए क्या लिखोगे, अल्डिहाइड ही लिखोगे, 2 डिग्री सफिक्स। कार्बोक्सिलिक के लिए लिखते हैं इक एसिड, एस्टर के लिए 8, एसिडिलाइड के लिए आइल हैलाइड, अमाइड के लिए अमाइड, ओइक मतलब ये जो एनाइड्राइड है इसके लिए इक एनाइड्राइड, साइनाइड के लिए ओ नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड के लिए ओ आइसोनाइट्राइल। अब देखो पंगा क्या है, याद है आपको वहां पे जब आईयूपीएसी में करते थे 2 डिग्री सफिक्स कैसे लिखते थे, ओइक एसिड, O8, ओइल हैलाइड। जहां वहां पे ओ आता था वहां यहां से ओ हटा दिया, नाइट्राइल में ओ नहीं आता था, आइसोनाइट्राइल में ओ नहीं आता था, वहां ओ लगा दिया। जहां ओ आता था वहां से ओ हटाया, जहां नहीं आता था वहां लगाया। अमाइड में और अल्डिहाइड में ओ वगैरह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 वोवल कभी रिपीट नहीं हो सकते। ए और ए आ रहा है तो रिपीट नहीं होंगे। सर यहाँ आइसो में भी तो आई आ रहा है, आइसो नियोनी एन से देख रहे हैं इसको सीधे, ठीक है ना, इसलिए जहां ट्रिक है यार भाई, ट्रिक है, 100% तो ट्रू कुछ भी नहीं होता, मैक्सिमम तो लग रही है ना। जहां ओ आ रहा है वहां से हटा दो, जहां नहीं आ रहा वहां लगा दो, जो आपके आईयूपीएससी के 2 डिग्री सफिक्स थे, है ना। कॉन्सेप्ट ओ भाई, जहां ओ आ रहा है वहां से हटा दो, सारा खेल ओ भाई का है, ठीक है ना। फिर इसमें भी मैंने एक स्लाइड इंसर्ट कर रखी है ये समझाने के लिए कि कैसे डील करना है। यहां कार्बन कंटेनिंग आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को आपको उस अल्काइल ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा। जैसे यहां पे इसको शामिल करा फॉर्मल्डिहाइड, OH होता फॉर्मिक एसिड, NH2 होता फॉर्मामाइड। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसको देखो, आप चाहे ना तो इसको ले सकते थे तो ये अल्डिहाइड अलग हो जाता, नहीं, हमें इसके कार्बन को भी अल्काइल ग्रुप में शामिल करना है। कितने कार्बन है टोटल, 4, और 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटाइर। अब पंगा क्या है कि चारों सीधे लिखे होते तब भी ब्यूटाइर और ऐसे लिखे तब भी ब्यूटाइर। तो फिर इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या ग्रुप है, आइसो, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, आइसो ब्यूटाइर अल्डिहाइड। अब देख यहां पर जैसे क्लोरीन आ गया, अब मान लो कार्बन के अलावा कोई दूसरी चीज आए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, यहां 1 2 3 4 नहीं कर सकते, यहां करना पड़ता है अल्फा बीटा गामा। जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट जुड़ा कार्बन को अल्फा बोलेंगे, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे चलता रहेगा। तो क्लोरीन का लगा बीटा पे तो बीटा क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था इसलिए इक एसिड, 5 कार्बन होते तो वेलेरिक एसिड हो जाता। जैसे ये देख, ये 5 कार्बन का सेट है, अब 5 कार्बन में तो मैं वेलर भी लिख सकता हूं, आइसोवेलर भी लिख सकता हूं, नियोवेलर भी लिख सकता हूं, बहुत कुछ लिख सकता हूं, वो 8 तरीके से। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये नियो जैसा दिख रहा है, इसलिए नियोवेलरिक एसिड, इतना सा बस ध्यान रखना है, इतना सा। ठीक है सर, तो ये पूरा का पूरा आपका यूपीएससी का 1 शॉट समरी लेक्चर था, है ना। मतलब थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा एडिट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, है ना। मैंने इनको पहले से रिकॉर्ड करके रख रखा, अच्छे से संभाल के रख रखी, बहुत कीमती वस्तु है ना। जैसे सोना होता है ना, सोना गोल्ड होता है, उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, वैसे ये एक ऐसा लेक्चर है जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो आप इस लेक्चर को के माध्यम से ये समझ में आएगा आपको कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और पूरा लेक्चर आपके दिमाग में घूम गया होगा, कैसे आपको लेक्चर को दिमाग में घुमाना है ये पता चल गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। धन्यवाद सर जी।